Namaskar everyone. यूरो इंटरनेशनल स्कूल का ये जो इनिशिएटिव है पेरेंटिंग को लेकर, उसमें पेरेंट्स का काफ़ी पार्टिसिपेशन है और पिछले लगभग 6 महीने से लगातार हर संडे को 4 से 5 हम पेरेंटिंग वेबिनार कर रहे हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सारे पेरेंट्स का, जो अपने कीमती समय में से शाम को ये 1 घंटा निकालते हैं। आप विश्वास कीजिए, छोटे-छोटे कदम, छोटे-छोटे चेंजेस पेरेंटिंग स्टाइल में काफ़ी इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर डालते हैं। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है। 2006 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था पूरे भारत में। बड़ा इंटरेस्टिंग आउटकम था उसका कि जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं या बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनका इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने वाले बच्चे उनसे ज़्यादा होता है। और ईक्यू का रोल लाइफ में क्या है? तो जितने सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उसमें ये माना जाता है कि उनकी सक्सेस में 55% रोल जो है वो ईक्यू का है। हम इसी एस्पेक्ट को अगले 50 मिनट में समझेंगे और उसको हम हमारे व्यवहार में उतारने की भी कोशिश करें। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। So, as it's a ritual in every webinar, before we start it, we do meditation for few seconds. So, you are requested to close your eyes, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, and long breath in, long breath out, and focus on your breathing pattern.
ओपन योर आईज टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड। और मेरी एक प्रार्थना और आप लोगों से रहेगी, अगले 50 मिनट हालांकि मेरे को तो बोलना है, लेकिन जब आप सुन रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप अपनी सांस पर ध्यान रखें। जस्ट ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट, और वो कैसे कहाँ पे आपको फील हो रही है, उतनी अवेयरनेस अगर आप रखेंगे तो आपको अगले 1 घंटे का आनंद आएगा और आप उस ऊर्जा को भी महसूस कर पाएंगे। सिंपली इमोशनली स्मार्ट पेरेंटिंग क्या है? और इमोशनली स्मार्ट पेरेंट्स जो हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन की पेरेंटिंग कर पाएंगे, एक नेक्स्ट जनरेशन में उनकी रेजिंग में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इससे पहले हमें थोड़ा-सा गहराई से ये समझने की ज़रूरत है कि ईक्यू है क्या? व्हाट इज़ ईक्यू? ईक्यू इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग योर ओन इमोशंस। फर्स्ट स्टेप ये है कि हम हमारे इमोशंस को समझें और उसको मैनेज करें, और उसके साथ ये अवेयरनेस भी रहे कि हम उन इमोशंस को कैसे रिस्पोंड करते हैं, उसका दूसरों पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो सिंपली 2 टुकड़े हो गए, एक अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पोंडिंग, एंड सेकंड अवेयरनेस हाउ इट इज इम्पैक्टिंग other people's behavior. Emotional intelligence competencies, 4 एस्पेक्ट हैं इसके: सेल्फ, थॉट्स, एक्शन एंड अदर्स। फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। सारी कहानी शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से। एज ए ह्यूमन बीइंग, इफ वी आर अवेयर ऑफ आवर थॉट्स and then that thoughts turning into actions, and that thought action cycle is is impacting other people, others and self। खुद पे भी इम्पैक्ट है, दूसरों पे भी इम्पैक्ट है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, एंड देन सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप स्किल्स। सेल्फ अवेयरनेस, accurately assessing one's own thoughts, feelings, interests, values and strengths। इन सारी चीजों की समझ, थॉट, फीलिंग, इंटरेस्ट, values and strengths, then recognize how they influence choices and actions। What we are thinking, or what is our thought process, definitely impacts how we choose the things. What are our choices about the responses in a particular situation, and then taking the action. Maintaining a well grounded sense of self confidence. When you have the clarity about your thoughts, emotions, values, strength, weakness, you are aware of yourself, and that is the reason to be grounded, having sense of self-confidence. So how across development, how it can be assessed while we are dealing with the children. So if we talk about elementary grades, the child of that grade, elementary, 1st to 5 क्लास में, जैसे 5 से 10 साल का जो बच्चा है वो should be able to recognize and accurately label simple emotions such as sadness, anger and happiness। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, और सिंपली अगर हम ये समझ पाए कि इस वक्त हमारे अंदर जो चल रहा है वो कौन सा इमोशन है। एंगर, सैडनेस एक साथ भी हो सकते हैं। हैप्पीनेस है तो वो हैप्पीनेस जो है वो इंटरनल है या मोमेंटरी, किसी ऐसी सिचुएशन, प्लेजेंट सिचुएशन, से फॉर एग्जांपल इट इज वेरी हॉट और
आप कमरे से बाहर निकले और बहुत ठंडी हवा का झोंका आया। You just felt it and it gave you happiness. So you are aware of this thing कि मेरे को थोड़ी सी गर्मी लग रही थी और ये ठंडा हवा का झोंका जो है, ये मेरे को खुशी दे रहा है। तो अगर छोटा बच्चा है, उसको इतना भी पता चलता है कि मैं सैड हूँ, एंग्री हूँ, हैप्पी हूँ और वो उसको लेबल कर सकता है। इफ ही और शी कैन यूज़ द पर्टिकुलर वर्ड टू एक्सप्रेस कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ, इतनी अवेयरनेस छोटे बच्चे में है, तो इट्स परफेक्टली फाइन। मिडिल स्कूल का बच्चा जो है शुड बी एबल टू एनालाइज फैक्टर्स दैट ट्रिगर एंड स्ट्रेस रिएक्शंस। अब वो 10 से 14 साल वाली उम्र है, उसमें उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर इमोशन को ट्रिगर क्या करता है। सिंपली ये बड़ा वो 10 से 14 वाला वो फेज है जब बच्चे का दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सुपर ईगो। वो बच्चा अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपनी आइडियोलॉजी डेवलप करता है, उस आइडियोलॉजी पे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन भी करता है। But being parents, we have our own ideology and maybe contradictory sometimes. So we try to force it upon the child कि नहीं ये सही है, ये गलत है. But let him or her do the experimentation and conclude कि ये इसको इस पर्टिकुलर इमोशन या थॉट के लिए क्या ट्रिगर है। High school are expected to analyze how various expression of emotion affect other people. जो नेक्स्ट लेवल की 14 से 18 साल वाली जो उम्र है, उसमें जो अवेयरनेस है वो ये होनी चाहिए कि मेरे पर्टिकुलर बिहेवियर से या मेरे इमोशंस जो अंदर अराउज हुए और मैंने उसको रिस्पोंड किया, तो दूसरे लोगों पे उसका क्या इम्पैक्ट आया। देन इज सोशल अवेयरनेस, टेकिंग अदर्स पर्सपेक्टिव एंड एम्पथाइजिंग विद देम। आज के समय में तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की कि सबको ये लगता है कि मेरे पास भरपूर ज्ञान है और मैं सही हूँ। तो सब जब मैं ये मान लूँ कि मैं ही सही हूँ, तो हम दूसरे लोगों के जो पर्सपेक्टिव हैं, उसको हम वैलिडेट नहीं करते। उसको जब तक हम वैलिडेट नहीं करेंगे, तो हम एम्पैथाइज़ भी नहीं कर पाएँगे। और एम्पैथेटिकली बिहेव करना ह्यूमन बीइंग्स का ओरिजिनल नेचर है। Recognize and appreciate individual and group similarities and differences. There are certain similarities, there are certain differences. So we should accept that thing and recognize, yes, it is the similarities as well as the differences coexist. Recognizing and using family, school, and community resources. All the resources available around, we should be aware of that they are for each and everyone, and we should partake in conception of those resources in a very aware manner. So इसको हम कैसे जज कर सकते हैं या हम कैसे असेस कर सकते हैं? Across development, again, elementary grades में should be able to identify verbal, physical, and situational cues indicating how others feel. इतनी अवेयरनेस कि इन सिचुएशंस में दूसरे लोग कैसे फील करते हैं। Middle school should be able to predict others' feeling and perspective in various situations. Awareness about other people's response to certain situations where you have responded to emotions, feelings, and you have expressed them in a manner and how it is affecting the other people. That much awareness should be there. High school should be able to evaluate the ability to empathize with others. उनको हाई स्कूल तक आते आते ये पता होना चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल कि कोई आपके पास रोते रोते आया, तो आप उसको कैसे रिस्पोंड करोगे एम्पैथेटिकली। इतनी अवेयरनेस इस एज के बच्चे में होनी चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट, regulating one's emotions to handle stress, control impulses, and persevere in
overcoming obstacles. पर्टिकुलर सिचुएशन में प्लेजेंट और अनप्लेजेंट कैसी भी है, उसमें अपने इम्पल्सेस को मैनेज करना, स्ट्रेस को हैंडल करना, और कठिनाई है या कोई बाधा है तो उसको कैसे ओवरकम करना है, ये सेल्फ मैनेजमेंट में आता है. Setting and monitoring progress toward personal, academic, and religious goals. So, here the management says we should have certain goals: personal, professional, social, and spiritual. There are four aspects of human life, and we should have the goals, the action plan, and then tracking of those goals, whether we are very much aligned, we are doing what is required to achieve those goals or not, and then expressing emotions appropriately. If you are happy, you should know how to express happiness. If you are sad, if you are angry, if you are frustrated, in every situation, we should be aware of how we should express it exactly, so the other person can contribute to it. So across development, again, elementary grades expected to describe the states of setting and working towards goal. कि simply कि मुझे सुबह और शाम को ब्रश करना है, and I'm aware of it कि without telling by my parents, I'm doing it. Simply, छोटा बच्चा अगर ये कर रहा है तो वो अवेयर है. Middle school should be able to set and make a plan to achieve a short-term personal or academic goal. 10 से जो 14 साल का बच्चा है वो अपने गोल्स बनाए और प्लानिंग करे और उसकी ट्रैकिंग करे, छोटे शॉर्ट गोल्स. तो कि अगले 1 वीक तक मैं रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा. इट्स अ सिंपल गोल एंड यू ट्रैक फॉर द नेक्स्ट 1 वीक. High school should be able to identify strategies to make use of available school and community resources. कि वो एक स्ट्रेटेजी डेवलप करे कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं मेरे घर पे, कम्युनिटी में, स्कूल में, मैं उनको कैसे यूज करूं फॉर बेटरमेंट ऑफ एवरी स्टेक होल्डर. दैट मच अवेयरनेस मस्ट बी देयर एट दिस एज. Relationship skills: establishing and maintaining healthy and rewarding relationships based on cooperation. हमें जितने भी लोगों से हमारा डेली बेसिस पे इंटरेक्शन है, मे बी नोन, अननोन, स्ट्रेंजर्स, हम उनके साथ हेल्दी और रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप कॉपरेशन बेसिस पे डेवलप करें. Resisting inappropriate social pressure, preventing, managing, and resolving interpersonal conflict. हमारे चारों तरफ के इकोसिस्टम में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना है कि हम जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट हमारे अंदर जाने देना है. And if it is needed, I'm not able to cope up with what is going on inside, I am aware कि मेरे को कहाँ हेल्प लेने की जरूरत है. सो हम इसको कोकविल थियरी बोल सकते हैं. अपने टाइम वाली जो घड़ियां होती थी ना, उसमें छोटे छोटे कॉक व्हील्स होते थे जिनमें ऐसे खांचे बने होते थे. तो वो क्या करते थे, एक दूसरे में ऐसे फिट थे, एक से एक घूमते घूमते घूमते, एंड इट्स वेरी, वो टिक 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 की आवाज आती थी, वो रिदम है वो. और एक कॉक व्हील थोड़ा सा मूव करेगा फिर दूसरा मूव करेगा. दे आर एडजस्टेड, दे आर फिट इनटू ईच अदर इन अ मैनर. दे आर complementing the movement of the other wheel. In the same manner, when we are in a family, when we are in a society, we just move forward in a manner that we complement the movement of other people also. Somebody is progressing, we should be happy, we should support कि यार ये आगे बढ़ रहा है, चलो आज आप वॉक करके आए, कितने वॉक किया, 1 किलोमीटर किया, वेरी गुड, यू शुड ट्राई फॉर 2 किलोमीटर टुमारो. When you are encouraging people, you are giving the same message to yourself
यस, आज मैंने 1 किया, कल मैं 2 किलोमीटर करूँगा। तो ये अ, इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग ईच इन अ मैनर कि हम उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एलिमेंट्री ग्रेड्स पे हैव एन एबिलिटी टू डिस्क्राइब, अप्रोचिंग, टू मेकिंग एंड कीपिंग फ्रेंड्स। कि अगर बच्चा अवेयर है और वो कोशिश कर रहा है दूसरों से मिल के, अनजान बच्चों से मिल के, और अगर उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है, तो वो रिलेशनशिप स्किल्स उसकी डेवलप हो रही हैं। मिडिल स्कूल की बात करें तो आर एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट कोऑपरेशन एंड टीम वर्क टू प्रमोट ग्रुप गोल्स। वहां पे आते आते इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ साथ वो ग्रुप में जब कोई भी काम कर रहा है, तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ, किसी टास्क को जब लेके चलते हैं तो इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल, इट इज अबाउट एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटिंग टू अ गोल, दैट इज अ कॉमन गोल। हाई स्कूल are expected to evaluate uses of communication skills with peers, teachers, and family members. Communication is a very smart skill, and everybody should be good at communication. तो हाई स्कूल तक आते-आते अगर नेगोशिएट करना है, को सेल करना है, अपनी बात अ, अक्रॉस द टेबल प्रेज़ेंट करनी है, तो हमें कम्युनिकेशन आनी चाहिए कि इस मैनर में मैं कम्युनिकेट करूँ कि उसका जो पर्पस है वो सर्व हो जाए। समटाइम्स इट हैपेंस कि हम कुछ कहना चाहते हैं, वी डोंट हैव द एप्रोप्रिएट वर्ड, और द वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। Responsible decision making, making decision based on consideration of ethical or halachic standards. Don't know the word of this, meaning of this word. Ethical standards. I- So we should know कि हमारे ये पैरामीटर्स हैं किसी भी ह्यूमन डीलिंग में, और हम इससे नीचे नहीं जाएंगे। सेफ्टी कंसर्न्स कि हम अपनी और दूसरे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कोई भी कदम आगे बढ़ाएं। एप्रोप्रिएट सोशल नॉर्म्स, जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, नेचुरली वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड likely consequences of various actions. We should be aware of taking the further step कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो हमारी जो चॉइसेस हैं वो थोड़ी-सी अच्छी होंगी कि अगर ये करने से ये होता है और अगर मैं इसको हैंडल कर पाऊँ, इतनी अवेयरनेस है, तो हमारे डिसीजन मेकिंग थोड़े अच्छे हो जाएँगे। अप्लाइंग डिसीजन मेकिंग स्किल टू सोशल एंड एकेडमिक सिचुएशन, कंट्रीब्यूटिंग टू द वेल-बीइंग ऑफ वन्स फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी। इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो मैं कोई डिसीजन लेता हूँ, वो कैसे मेरी फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो एलिमेंट्री ग्रेड्स पे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई अ रेंज ऑफ डिसीजंस दे मेक एट होम, स्कूल, कि उनको क्या-क्या डिसीजन करने हैं। मेरे को आज इंग्लिश का मेरा क्लास है तो मैं इंग्लिश की नोटबुक लेके जाऊँ, मेरे बैग में वाटर बॉटल होनी चाहिए, मेरे बैग में लंच बॉक्स होना चाहिए। व्हेन आई एम कमिंग बैक टू होम, वेयर द बैग शुड बी पुट, मेरा लंच बॉक्स गंदा है तो मैं उसको कहाँ रखूँ? वाटर बॉटल मैंने पूरा दिन पानी पिया, नहीं पिया? That awareness should be there. Middle school should be able to evaluate strategies for resisting peer pressure to engage in unsafe or unethical activities. ये 10 से 14 साल वाला जो एज है ना, ये बड़ा रिस्की होता है। इसमें जब वो सेल्फ आइडेंटिटी की तरफ बढ़ता है, तो उसको कहीं से वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूज है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। Sometimes in societal environment or in the school, it happens कि अ, अगर ग्रुप ऑफ पीयर एक काम को कर रहे हैं, चाहे वो सही है या गलत है, तो उसका फिर इम्पैक्ट आना, उसका जो प्रेशर है वो आना शुरू हो जाता है बच्चे पे कि यार सारे ही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। जैसे सोशल मीडिया की यूज को लेके मेरी बहुत सारे बच्चों से बात होती है,
तो इस एज में ना वो लेफ्ट आउट फील करते हैं कि यार मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है, मैं स्नैपचैट पे नहीं हूँ, मैं फेसबुक पे नहीं हूँ। तो बहुत सारे बच्चे इसीलिए सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि पीयर ग्रुप जो है वो उसको यूज़ कर रहा है। अगर हम पेरेंट्स उसको ये उस एक्सटर्नल प्रेशर को हैंडल करना सिखा दें, तो हो सकता है कि वो जो अनएथिकल या अनसेफ एक्टिविटीज़ हैं, उनसे अपने आप को बचा लें। High school students should be able to analyze how the current decision making affects the seminary or college and career prospects. कि मैं इस एज में जो कर रहा हूँ वो मेरे आगे करियर पे, मेरी पर्सनल लाइफ पे, मेरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट लाएगा। सिंपली अगर किसी बच्चे का ये ड्रीम है कि उसको हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना है, तो नेचुरली उसको जो कोर्स बुक्स हैं, स्कूल में जो कोर्स बुक्स हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा रीडिंग करनी रहेगी। उसको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन किन-किन पैरामीटर्स पे होता है। उसको अपनी पर्सनल प्रोफाइल भी बनानी होगी। उसको हर फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन, मोटिवेशनल एंड डॉक्यूमेंट्रीज़ उसको वो सारी तरह की बुक्स पढ़नी होंगी जिससे उसको नॉलेज हो एंड व्हेन ही और शी इज़ देयर फॉर इंटरव्यू they can answer those questions. Family life. The first school for emotional learning is family life. In fact, बच्चा के जो EQ ग्रोथ की जो शुरुआत है वो घर से होती है और वो कैसे? Through family life, we learn how to feel about ourselves and how others will react to our feelings. Think about these feelings and what choices we have in reacting or responding. रीड एंड एक्सप्रेस हॉप्स एंड फियर। बच्चा घर में जो देखता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में हाउ माय पेरेंट्स एल्डर्स आर रिस्पोंडिंग, वो वहीं से सीखता जाता है कि अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो प्यार से कहा जा सकता है या एंगर इज द ओनली वे। दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली। तो छोटे छोटे एंड इट इज वेरी जनरेशनल। कई बार ये देखने को मिलता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स में इमोशंस पास ऑन होते जाते हैं। इफ आई टॉक अबाउट माय फैमिली, एंगर वाज द इमोशन। जो दादाजी को बहुत गुस्सा आता था, पिताजी को बहुत गुस्सा आता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन जब मेरे को ये अवेयरनेस आई कि पिताजी जब गुस्सा करते थे, तो घर में एक भय का माहौल हो जाता था। और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने ये तय किया कि इसको यहाँ पे ब्रेक करना है। मेडिटेशन, रीडिंग गुड बुक्स, वी हैव सर्टेन टूल्स। जैसे इफ यू फील एंग्री, यू जस्ट थ्रू विशियस वर्ड्स यू जस्ट एक्सप्रेस दिस एंगर, और वो पूरे घर में एक भय का माहौल पैदा कर सकता है। ये एक ऑप्शन है। गुस्सा आया, गंदा बोले और सारे घर का माहौल खराब हो गया। सेकंड, यू टेक लॉन्ग ब्रेथ इन, लॉन्ग ब्रेथ आउट एंड थिंक कि यार क्या करना है। थर्ड, अगर आपसे नहीं मैनेज हो रहा, आप जूते पहनो, दौड़ने निकल जाओ और 20 मिनट के वो के बाद वापस आके आप सोचो कि मैं किस तरीके से इन अ बेटर वे हाउ आई कैन रिस्पॉन्ड टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। So it is a huge responsibility on all the family members to just ascertain what we are passing on to the next generation. This learning takes place in what parents say and do, in how adults treat each other. हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं, और अडल्ट्स कैसे एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, वहां से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो ना बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में पिछले 4-5 साल में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई, यूज़ ऑफ मोबाइल। तो हर कोई बात कर रहा है कि मोबाइल यूज़ नहीं करना, मोबाइल यूज़ नहीं करना। पेरेंट्स दुखी हैं, बच्चे बहुत मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अपना स्क्रीन टाइम कितना है? मेरा स्क्रीन टाइम 5 घंटे है, बच्चे का कितना है? 3 घंटे है। हम कैसे बोलें मेरा 5 घंटे तो बच्चे का 3 घंटे, अरे आपसे तो कम ही यूज़ करता है। सो what we want from the next generation, we should be the role model for that thing। और अगर हम वो नहीं हैं तो हमें नहीं बोलना चाहिए। फिर जो भी हम बोलते हैं, अगर वो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं तो वो थोड़ी थोता ज्ञान है।
और वो किसी के लिए काम नहीं करता। हम भी रोज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे छोटी-छोटी रील में इतना ज्ञान देखते रहते हैं। हम उसमें से कितना काम में ले रहे हैं, वही काम आ रहा है। अगर हम उसको काम में नहीं ले रहे, तो वो दैट इज़ यूजलेस वर्ड्स just floating around in the world. When parents are emotionally competent in their own relationship, they are more capable of helping their children work together, work through other emotional challenges, their emotional challenges. तो होता क्या है कि अगर हम अवेयर हैं कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में हमारे इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को, सिचुएशंस को, ट्रिगर्स को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वी आर मच इक्विप्ड टू empower the children, the next generation, to handle that particular situation. इमोशनली स्मार्ट पेरेंटिंग, इमोशनल कोच की सॉरी इमोशन कोच हमें इमोशंस को लेके बच्चे को कैसे कोचिंग करनी है, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। एंड इट इट स्टार्ट विथ अवेयरनेस कि मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस इमोशन को कैसे रिस्पोंड कर रहा हूँ। सो व्हाट इज इमोशन कोच एंड व्हाट इज नॉट, पहले हम ये देखते हैं कि वो क्या नहीं है। Emotion coach is not confused or anxious about the child emotional expression, knows what needs to be done. अगर हम बच्चे के बिहेवियर को लेके कंफ्यूज हैं और एंक्सियस हैं, तो पहला काम हमें अपने पे काम करने की जरूरत है। हम उस बच्चे का कोई भला नहीं कर पाएंगे। Does not poke fun at or make light of the child's negative feelings. इमोशन कोच जो है वो बच्चे की नेगेटिव फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाता है। से हाउ वन शुड फील, वो ये नहीं कहता कि आपको ऐसे फील करना चाहिए। फील ही और शी हैज टू फिक्स एवरी प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड। एज ए पेरेंट्स वी डोंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स द challenges of the child's life. No, हमें उसकी सारी समस्याओं का समाधान नहीं करना है। तो हमें क्या करना है? What they are. Emotion coach value the child's negative emotions as an opportunity for intimacy. अगर आप देखते हो कि छोटे बच्चे में कोई नेगेटिव इमोशन है, तो वो अपॉर्चुनिटी है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का, उसके पास नजदीक जानने का, क्योंकि उस वक्त उसको बाहर सहारे की जरूरत है। और आप अगर अवेयर हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है उस बच्चे के साथ नजदीकी डेवलप करने की। इज अवेयर ऑफ द वैल्यूज हिज और हर ओन इमोशंस, अपने इमोशंस के लिए वो अवेयर है। इट्स सेंसिटिव टू द चाइल्ड्स इमोशनल स्टेट्स एंड इवन व्हेन दे आर सटल। अगर कुछ सटल इमोशंस हैं, बच्चा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो भी हम सेंसिटिव हैं उसके इमोशनल स्टेट को लेके कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। Can tolerate spending time with a sad, angry, fearful child and does not become impatient with the emotion. कई बार क्या होता है, बच्चा उदास है लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। एज ए पेरेंट्स हम ये सोचते हैं कि मैं समझ रहा हूँ, मैं तो चुटकी में इसका जवाब, मैं चुटकी में इसका सोल्यूशन दे सकता हूँ। तो वो अपनी आइडियोलॉजी को उस बच्चे पे थोपने की कोशिश कर, जल्दी 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 बता क्या हुआ, ऐसे गुस्सा क्यों आया तेरे को, आई एम दे। और वो इम्पेशेंट हो रहा है, इम्पेशेंट हो रहा है, तो उस बच्चे को उस इमोशन को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। जबकि होना क्या, आई एम दे विथ यू जस्ट टेक योर ओन टाइम टू प्रोसेस दैट इमोशन। एंड व्हेन यू आर अवेयर कि मैं उदास हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड ने आज मेरे से बात नहीं की, देन यू कैन कंट्रीब्यूट। उससे पहले तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो बच्चा अंदर से इतना परप्लेक्स्ड है कि वो हम जो बोल रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहा। सीज द वर्ल्ड ऑफ नेगेटिव इमोशंस एज एन इम्पोर्टेंट अरेना फॉर पेरेंटिंग। जैसे पॉजिटिव इमोशंस हैं वैसे ही नेगेटिव इमोशंस भी हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना है। और
ये इमोशन अच्छा है, ये इमोशन गंदा है, नहीं। इमोशंस आर इमोशंस एंड एवरी इमोशन इज टेम्पोरेरी। अभी ये है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट नेक्स्ट मोमेंट दूसरा इमोशन है। तो हमें अवेयर होना है और उसको कैसे रिस्पोंड करना है, नॉट लेबलिंग द इमोशंस और लेबलिंग द चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इमोशंस, कि ये तो बहुत गुस्से बच्चा है। अगर 2 बार 3 बार किसी ने गुस्सा कर दिया, तो ये टैग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये तो बहुत गुस्सेल बच्चा है। अब क्या होगा अगर आपने ये स्प्रेड कर दिया कि गुस्सेल बच्चा है, तो सारे लोग उसको ये कहना शुरू कर देंगे और वो गुस्सेल हो जाएगा, क्योंकि इट बिकम्स इरिटेटिंग। रिस्पेक्ट्स द चाइल्ड्स इमोशंस, और वो बच्चे के इमोशंस की रिस्पेक्ट करता है। ये इमोशन कोच को अवेयरनेस होनी चाहिए। द बैलेंस, एम्ब्रेसिंग एंड गाइडिंग। हमें एम्ब्रेस करना है, हमें वो स्वीकार करना है, और साथ में गाइड भी करना, इन दोनों के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करना है। अगर हमें इमोशन कोच बनना है, एक इमोशनली इंटेलिजेंट पेरेंट बनना है, तो द इमोशन कोच यूज इमोशनल मोमेंट्स एज अ टाइम टू लिसन टू द चाइल्ड। हमें सुनना है, एम्पैथाइज विद सूदिंग वर्ड्स एंड अफेक्शन। हमें उसको सूदिंग वर्ड्स और अफेक्शन के साथ एम्पैथी एक्सप्रेस करनी है। हेल्प द चाइल्ड लेबल द इमोशंस ही और शी इज फीलिंग। अगर उसको जो इमोशंस अंदर हैं, तो हेल्प करना है कि वो उसको लेबल कर पाए, उसको वर्ड्स के थ्रू कर पाए। ऑफर गाइडेंस ऑन रेगुलेटिंग इमोशंस, और उसको उस इमोशंस को कैसे रिस्पोंड करना है, उसके लिए गाइडेंस ऑफर कर पाए। सेट लिमिट्स एंड टीच एक्सेप्टेबल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, कि किसी इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, उसके लिए लिमिट्स को सेट करना है। टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या इमोशन अराउज होता है, तो वहां पे हमें उस पर्टिकुलर मोमेंट पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने की भी अपॉर्चुनिटी होती है। इस स्टाइल का बच्चे पे क्या इम्पैक्ट आता है जब हम इमोशनली अवेयर हैं और ईक्यू को समझते हुए बच्चे को डील करते हैं। दे लर्न टू ट्रस्ट देयर फीलिंग्स। वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको ट्रस्ट करना सीख जाते हैं। रेगुलेट देयर ओन इमोशन, वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाते हैं। दे हैव हाई सेल्फ एस्टीम, लर्न वेल एंड गेट अलोंग वेल विद अदर पीपल। उनकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, सीखने में भी मदद करेगी, और दूसरे लोगों के साथ घुल मिल के रहने में भी मदद करेगी। What is this? 5 key steps to become emotion coach. Being aware of the child's emotion. Number one, recognizing the emotion as an opportunity for intimacy and teaching. Third, listening empathetically and validating the child's feeling. Helping the child verbal label emotions. Setting limits while helping the child problem solve, कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो प्रॉब्लम है उसमें मैं कितना उसको गाइड करना है, कितना मेरे को हेल्प करना है, और कहाँ मेरे को रुक जाना है। So these are the 5 steps parents commonly use to build empathy into relationship with their children, enhancing the children's emotional intelligence. Example: 8-year-old Aditya comes in from the garden looking unhappy because the kids next door have refused to play with him. दूसरे बच्चे ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया, तो आदित्य दुखी होके अंदर आता है। His father looks up from the newspaper just long enough to say, वो अखबार में से नजर उठा के कहता है, not again, look Aditya, you are a big kid now, not a little baby. Don't get upset every time someone does not want to play with you or give you the cold shoulder. Just forget about it and go play on the computer. भूल जाओ, आप बड़े बच्चे हो गए, जाओ कंप्यूटर पे खेल लो, कोई बात नहीं अगर दूसरा बच्चा आपके साथ नहीं खेल रहा है। ये सिनारियो 1 है। व्हाट इज आदित्य थिंकिंग हियर? क्या सोच रहा है वो? पापा इज राइट, आई एम एक्टिंग लाइक अ बेबी, दैट्स व्हाई द किड्स नेक्स्ट डोर डोंट वांट टू प्ले विथ मी।
I wonder what is wrong with me. Why can't just forget about like Papa says? Nobody wants to be my friend. तो उसने ये अंदर ले लिया इस चीज को कि कुछ मेरे में कमी है, इसलिए लोग मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते, मेरे फ्रेंड नहीं बनते. Simply how the father had the conversation with the child. Scenario 2. Father puts the newspaper down, looks at Aditya and listens to him with an open heart. Aditya comes up with a different assessment of himself, and the conversation might continue like this. Father, you look kind of sad, Aditya. Tell me what is going on. Aditya, the kids next door won't let me play with them. Oh, I bet that hurt your feelings. आपको बुरा लग रहा होगा इससे. Yes, I did. It made me mad too. I see. Did you talk to them about it? No, I don't want to talk. That's okay. So what do you want to do? I'll go and play on my computer. Then or maybe call one of my friends from school. कन्वर्सेशन चेंज करते ही बच्चे के अंदर से एक जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रहा है. वो अपनी फीलिंग्स को समझने में उसको वो प्रोसेस करने का समय मिल गया. द डिफरेंस इज एम्पैथी. क्या सही है क्या गलत है वो अलग बात है. उस वक्त उसको क्या चाहिए? somebody is listening empathetically and paying attention कि हाँ मैं खुश नहीं हूं. See, mother finds her young daughter standing in front of a dog, screaming in fright. The daughter is in no physical danger. How should mom handle this? What should she say or do? एक बड़े कुत्ते के सामने बच्चा डर के खड़ा है और उसको कोई ऐसा नुकसान होने की स्थिति नहीं है. तो एक माँ को क्या करना चाहिए? ये एक सीन है, एक सिनारियो है. Practice example. Response 1, hugging the child. Mommy is there, it's okay. और कुत्ते को दूर भगा देती है कि कोई नहीं, मैं साथ में हूँ. Now, that was really scary, wasn't it? I know. It'll be okay now. Mom has got you. Baby, let's tell that big doggy to go away. Okay, go away, big doggy. All the while hugging and soothing the child. ये सब कि दूर जाओ. और उस वक्त उसने बच्चे को गले लगा के और ये सूद कर रहा है कि yes, I'm there with you. What is the difference? Now, that was really scary, wasn't it? I know. ये डरावना था, मुझे पता है. आप वैलिडेट कर रहे हो और लेबल कर रहे हो उस इमोशंस को. इट विल बी ओके नाउ, मम्मी इज गॉट यू, देयर इज एंड आई एम देयर विथ यू. रीअश्योरिंग, आप उसको रीअश्योर कर रहे हैं. लेट्स टेल दैट बिग डॉगी टू गो अवे. ओके, गो, जाओ दूर. यू आर हेल्पिंग हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम. गो अवे बिग डॉगी. जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग. आप भी बोल रहे हो, बच्चा भी साथ बोल रहा है, तो आपने जॉइंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की. ऑल द वाइल हगिंग एंड सूदिंग द चाइल्ड, रीअश्योरिंग कि आई एम देयर विथ यू, यू आर नॉट ऑल अलोन. रियली इट इज स्केरी, इट फियर्स यू. नहीं तो क्या, अरे कुत्ते से ही डर गया तू तो इतना बड़ा हो गया, कुत्ते से डरता है. You can say it's the difference. The mother is using the emotion as an opportunity for intimacy and teaching. In this scenario, she is scaffolding self-control by modeling it first and then inviting the daughter to join in the problem solving. As the girl gets older, the mother can strip the scaffolding and simply prompt the child, what can you do to make the big doggy go away, rather than providing a solution. अब ये छोटा बच्चा है तो आपने उसको रास्ता बता दिया. जब वो बड़ा हो गया तो उसको प्रॉम्प्ट कर सकते हो कि इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, और फिर वो बच्चा अपना डिसीजन लेगा. Don't be too negative. Excessive criticism, humiliating comments, or mocking your child are destructive to parent-child communication and to children's self-esteem. ये देखो, नेगेटिव कम्युनिकेशन, बुराई करना, मोह करना, चुटकुले, जोक, कोई भी बाहर से आया उसके सामने मजाक उड़ाया, ये काम करने वाला नहीं है. और मैंने जनरली ये देखा कि when parents don't know how to express, वो
ताने मारने का सहारा देते हैं, वो दे स्टार्ट टॉन्टिंग, वो उसकी मज़ाक बनाना शुरू कर देते हैं और ये बच्चे की सेल्फ एस्टीम पे बहुत ज़्यादा चोट करता है। The helicopter mom, labeling, making the child the butt of jokes for the adults for ये कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हैं पेरेंटिंग के जिनसे हमें बचना चाहिए। Use scaffolding and praise. Give children just enough information to get started talking in a slow, calm manner. उसको इतना विश्वास दिलाओ कि हाँ मैं सुनता हूँ तो बोलेगा। Wait for the child to do something right and offer specific praise for the action. अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी तो तब तक का इंतजार करो कि वो कोई सही अच्छा काम करे और आप उसको प्रेज करके उसकी सेल्फ एस्टीम को वापस रिवाइव कर सको। And just a little bit more instruction and repeat. When you want to want a child behave in a particular manner, आपको वो इंस्ट्रक्शन क्लियर देने हैं और उसको रिपीट करते रहना है। एडिशनल इमोशनल कोचिंग स्ट्रेटजीज, मैं इसको थोड़ा जल्दी रीड आउट कर देता हूँ बिकॉज इट्स 450 ऑलरेडी। इग्नोर योर पेरेंटल एजेंडा। देखो ये मैंने भी अपनी पेरेंटिंग में भी देखा और पेरेंट्स के साथ 20 साल काम करते करते भी ये मेरा अनुभव है कि हर पेरेंटिंग माइंडसेट में हमारा एक एजेंडा होता है कि ये ऐसे ही होना चाहिए और ये समय जो है वो बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। तो हमें एजेंडा के साथ पेरेंटिंग नहीं करनी है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस बच्चे के लिए क्या मतलब वी शुड टेक द कॉल फॉर द ग्रेटर गुड। Create a mental map of your child's daily life. एक उसकी जो डेली लाइफ है उसमें क्या आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए, उसका एक मेंटल मैप होना चाहिए और उसको कैसे वहां पे गाइड करना है ये हमें अंदर पता होना चाहिए। अवॉइड स्लाइडिंग विद द एनिमी, हमें ऑपोजिशन में जाके खड़ा नहीं होना। थिंक अबाउट योर चाइल्ड सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ सिमिलर अडल्ट सिचुएशन। डोंट ट्राई टू इम्पोज योर सोल्यूशन ऑन योर चाइल्ड्स प्रॉब्लम। उस बच्चे की प्रॉब्लम में हमें अपने सॉल्यूशंस थोपने नहीं है, हमें वो राह दिखानी है कि अपनी प्रॉब्लम का अपने यूनिक तरीके से सॉल्यूशन निकालिए। एम्पावर योर चाइल्ड बाय गिविंग चॉइसेस, रिस्पेक्टिंग विशेस। उसको चॉइस होनी चाहिए डिसीजन लेने की। तो वो अगर एक बार गलत ले रहा है तो उसको पता होगा कि यार पिछली बार मैंने ये डिसीजन लिया था, इसकी ये नेगेटिव इम्पैक्ट आए, तो अगली बार वो अवेयर हो जाएगा। शेयर इन योर चाइल्ड्स ड्रीम्स एंड फैंटेसीज, उसके जो ड्रीम्स हैं उनको आप अपने साथ शेयर करते हो। समटाइम्स इट सीम्स वेरी फुलिश टू अडल्ट माइंड कि यार ये कोई सपना होता है क्या, बट सपना तो सपना होता है, बट छोटे बच्चे का सपना अपना होता है। तो अगर इफ यू आर लिविंग वाओ आई वांट टू गो पेरिस, अरे तू कहां से पेरिस जाएगा, अपने पास तो इतने पैसे नहीं। अच्छा पेरिस, क्या करेंगे वहां जाके? अब वो बच्चा क्या करेगा, वो सर्च करेगा कि पेरिस में साइट सीइंग के कौन कौन सी जगह है। मान लो पेरिस भी नहीं गया लेकिन उसका तो चल गया पेरिस में है क्या क्या। बी ऑनेस्ट चाइल्ड, यूज बुक्स एंड स्टोरीज टू बिल्ड योर चाइल्ड इमोशनल vocabulary, पेशेंट विद द प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस, धीरे धीरे होगा, पेशेंट। Understand your base of power as a parent. Believe in the positive nature of human development. When not to be an emotion coach. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। When you are praised for time. अगर अपने पास टाइम नहीं है तो हमें कोई कन्वर्सेशन छेड़नी नहीं है। किसी को छेड़ के उसके इमोशंस को ट्रिगर करके अगर आप भाग गए तो वो बच्चा और ज्यादा परेशान हो जाएगा। तो जब आपके पास समय हो 10-15 मिनट सुनने का, तब तो आप बच्चे के इमोशंस पे बात करो, नहीं तो आप नेक्स्ट टाइम तक उसको पोस्टपोन कर दो। व्हेन यू हैव एन ऑडियंस, जब बहुत सारे लोग हों। व्हेन यू आर टू अपसेट और टू टायर्ड ऑफ कोचिंग टू बी प्रोडक्टिव, अगर अंदर से हिम्मत नहीं है सुनने की, एम्पैथी के साथ एक्सप्रेस करने की, गाइड करने की, तो हमें उस सीन से हट जाना है। व्हेन यू नीड टू एड्रेस सीरियस मिसबिहेवियर, अगर बच्चे का सीरियस मिसबिहेवियर है तो वहां पे आपको अलग तरीके से बच्चे को हैंडल करना है। व्हेन योर चाइल्ड इज फेकिंग एन इमोशन टू मैनिपुलेट यू, बच्चा जोर जोर से रो रहा है सुपरमार्केट में कुछ लेने के लिए,
तो वो जो रोना है वो फेक कर रहा है अपने इमोशंस को। वी शुड बी अवेयर, उस सिचुएशन में हमें इमोशन को नहीं होना है। Sample exercise. A child disappears in a large department store and the parents are very worried about the child. After a while, a clearly upset child is found by a store employee who helps the child find the parent. Parent says, Indra, you stupid child, I'm so mad at you. I'm never taking you to shopping again. Child's feeling is fear. Right response, you must have been so scared. I was scared too. Come here and let me hold you for a while. Then let us talk over what happened. ये एक situation है. Exercise. A child comes home from school and says, I'm never going back to school again. The teacher yelled at me in front of my friends. Wrong response. What did you do to make a teacher yell at you? आपने ऐसा क्या किया कि टीचर ने आप पे गुस्सा किया? ये गलत रिस्पॉन्स है। पेरेंट्स एजेंडा, चाइल्ड्स फीलिंग, राइट रिस्पॉन्स, ये 3 पैरामीटर्स पे हमें इस सिचुएशन को क्रिटिकली एनालाइज करना है और हमारे रिस्पॉन्स को सोचना है। तो ये आपका होमवर्क है कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जब बच्चा घर आके ये कहता है कि मैं स्कूल वापस नहीं जाऊँगा, टीचर ने मेरे पे चिल्लाया मेरे दोस्तों के सामने। तो पेरेंट्स का क्या एजेंडा है? चाइल्ड की क्या फीलिंग है और उस सिचुएशन में राइट रिस्पॉन्स क्या होगा? So we are having 4 minutes now and this is Q&A session. It has been long. मैं बहुत 55 minutes almost I'm talking. You are listening. Thank you very much. You are so patient listener. And there are certain questions. Okay. सर मेरी बेटी किसी से भी ठीक से बात नहीं करती और आई डोंट नो व्हाई, इतनी बार समझाया बट वो समझती नहीं है। आई नो बट आई एम ट्राइंग ऑल माय बेस्ट एफर्ट्स बट नथिंग वर्क। रियली सॉरी, आई हैव अर्जेंट वर्क सो लिविंग द मीटिंग। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग है कि किसी से ठीक से बात नहीं करती है एंड आई डोंट नो व्हाई। इसमें हमें सिनारियोज को देखना होगा कि किस सिचुएशन में आपकी बेटी जो है वो ढंग से बात नहीं करती। ऐसा कभी नहीं होता कि कभी भी नहीं करती। ये मेरा 20 साल का अनुभव है और छोटे-छोटे कितने हज़ारों बच्चों के साथ मैंने काम किया है। यहाँ पे अगर वो बात नहीं कर रही तो हो सकता है कभी बात करने की कोशिश की हो और ऐसा हुआ हो कि उसको डाँट दिया गया हो और उसने अपने आप को सप्रेस करना शुरू कर दिया। ये थोड़ा-सा टिपिकल सिचुएशन है, बहुत एलैबोरेट कि कैसे-कैसे शुरू हुआ, किस सिचुएशन में कैसे करती है, थोड़ा तो बोलती होगी, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करती होगी, तो थोड़ा अवेयरनेस के साथ यू नीड टू जॉट डाउन कि किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसकी एज क्या है, किस सिनेरियो में वो कंफर्टेबल है, जैसे घर पे, कोई ब्याह-शादी में या कोई सोशल फंक्शन में, अलग-अलग सिनेरियो आप लिखें और वी कैन डिस्कस ऑन इट और यू कैन टॉक टू एनी साइकोलॉजिकल काउंसलर अबाउट दिस थिंग। लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा-सा लिखना पड़ेगा और फिर गुस्से में और चिल्ला के बात करती है। उस बच्चे की एज क्या है? अगर आप मुझे बता पाएँगे तो मैं कोई टूल टेक्निक आपको बता पाऊँगा। आई नो आई एम ट्राइंग ऑन माय बेस्ट एफर्ट्स बट नथिंग वर्क। क्या एज है नेहा जी बच्चे की? 13? ओके। 13, lot of factors. Hormonal changes. Might be using phone a lot, might not having friends in school or in vicinity. तो हमें थोड़ा-सा ऑब्जर्वेंट रहना है। अ, अगर 13 इयर्स ओल्ड है, तो सिंपली आप सुबह या शाम उसको 20 से 25 मिनट अपने साथ किसी पार्क में वॉक पे लेके जा सकते हैं।
तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पूजा-पाठ में, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो शाम को बैठ के 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको वो चेंज दिखेगा। अगर नहीं, तो आप 10 मिनट, 5 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, एंड मेडिटेशन इज़ जस्ट ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड बी कॉन्शियस ऑफ दैट थिंग। स्टडी की बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, तो 14 साल का बच्चा अगर वो स्टडी की टेंशन लेता है, तो कहीं न कहीं हमारे घर से ही आई है। तो हमें ये देखना होगा कि घर में ऐसा कौन इंसान है जो पढ़ाई की टेंशन पास ऑन कर रहा है उस पे, और उसको सँभालना होगा पहले। वो माँ हो सकती है, वो पिताजी हो सकते हैं, बुआ हो सकती है, चाचा हो सकता है, और पहले ये देखना हो कहीं ऊपर से शुरू हुई है बच्चे के, उसके नेचर में वो कहाँ से आई है। माय चाइल्ड इज गुड, बट उसे कुछ माइंड में आता है और उससे वो चाहिए, सो इन पोजीशन होकर ही नीड दैट थिंग, व्हाट कैन बी डू। हम इरिटेट हो जाते हैं, दिस इज ओनली दिस विच वी फेस इट। वो बच्चे को जो चाहिए वो चाहिए। ऐसा जनरली तब होता है जब वो जब छोटा था और उसने जो भी मांगा उसको वो मिलता गया, और ये समझ में नहीं आया कि कहाँ पे रुकना है। तो इसके लिए कम्युनिकेशन करना होगा कि ये हम लेके आ सकते हैं, ये हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ये हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसको लाने के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, और उसको कुछ दिन के लिए उस ग्रेटिफ़िकेशन को पोस्टपोन करने की आदत डालनी है। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं लाके देंगे, हो सकता है वो चिल्लाए। हम अगर उसको ये कहें कि हम 3 दिन वेट करते हैं, हम उसको लिखते हैं कि उस चीज़ की हमें क्यों ज़रूरत है, उसके कितने पैसे लगेंगे, उस पैसे से हम और क्या कर सकते हैं, तो हो सकता है उसके डिसीज़न चेंज हो जाएँ। मेरा बेटा सब बच्चों से मिक्स नहीं होता, कुछ सेलेक्टेड बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करता है। एज इज़ 9, इट्स परफेक्टली फाइन। 9 साल का बच्चा अगर कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है, तो धीरे-धीरे और बच्चों के साथ भी खेल लेगा। उसको थोड़ा-सा अपनी पेस से दोस्त बनाने की फ्रीडम चाहिए। मेरी 5 साल की बेटी मुझे किसी से बात नहीं करने देती। इंटरेस्टिंग है, वो जेलस है, फी फ़ील करते हैं, फिर अपने ब्रदर एंड सिस्टर से अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। इट्स परफेक्टली फाइन। दिस इमोशन इज़ वेरी डीप रूटेड इन ह्यूमन बीइंग्स। अगर हम ये रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, तो उस बच्चे को अटेंशन चाहिए, और वो उसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्यों आई? मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ, ये कम से कम है 15 साल पुरानी बात। मेरे पास एक बच्चा पढ़ता था, बड़ी बेटी थी 6 साल की, और वो प्ले ग्रुप से और फर्स्ट क्लास में मेरे पास ही, मेरे स्कूल में ही थी, और उसकी मदर के सेकंड बेबी हुआ। उससे पहले वो पिताजी और बेटी उस परिवार में रहते हैं। फिर क्या हुआ, जब छोटा भाई आया घर में, तो दादी गाँव से आ गई। दादी जो थी वो थोड़ी-सी कन्वेंशनल माइंडसेट की थी, जिसको बेटे के प्रति झुकाव था। तो घर का पूरा माहौल ऐसा बन गया कि उस बेटे को ज़्यादा अटेंशन मिलने लग गया, और वो बेटी बार-बार बोलती थी कि मम्मी पहले तो आप मेरे को ऐसे रखते थे, आप मेरे को ऐसे रखते थे, आप भाई के लिए ही ज़्यादा ध्यान देते हो। एक दिन जब वो बच्चा सो रहा था और माँ सो रही थी, तो वो बच्ची जो है वो किचन में से चाकू लेके आई, और उसने ये सोचा कि दिस इज़ द कॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम, इसको मैं मार देती हूँ, कहीं पे टीवी पे देखा होगा। एंड द पेरेंट्स केम टू मी, उन्होंने ये सारी बात मेरे को बताई। ऐसी सिचुएशन में जब बच्चे को अटेंशन चाहिए, उसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, तो एम्पैथी इज़ द ओनली सॉल्यूशन। उसको गले से लगाओ, उससे ये पूछो कि आपको किस चीज़ का डर लग रहा है, मैं आपके साथ हूँ, आपको जितनी मेरी ज़रूरत है, जितना मेरा समय चाहिए, मैं अवेलेबल हूँ, और वो बच्चे में सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आए। लेकिन ये धीरे-धीरे होगा, चमत्कार नहीं होगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ
lot of time and patience to solve this problem. So it is already 5:04 and the time is over now. Thank you very much. Thanks a lot for listening to me so patiently. And I'm very much obliged that you gave me the chance to share my knowledge with all of you. Thank you very much and happy parenting and have a very good Sunday evening. Spend good quality time with your children and be emotionally intelligent parent. Thank you very much.